Welcome to the Medicine Unmasked, the human side of healthcare, where we talk to doctors about their work, their lives, and their passion for healthcare. We invite you to join us for the Medicine Unmasked, the human side of healthcare. दोस्तों, मेडिसिन अनमास्क में आज आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। इंडिया के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद, एम्स से पढ़ाई करने के बाद वो अपने गृह राज्य राजस्थान में फिर दोबारा आए। आज हमारे साथ डॉक्टर विपिन ओला हैं। डॉक्टर विपिन, इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें गेस्ट से, इससे पहले कि हम चर्चा चलें। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विपिन ओला है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और आज हम अल्जाइमर्स डिजीज़ यानी भूलने की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर विपिन, देखा मतलब अभी इन दिनों में सुना कि अल्जाइमर्स हो गया या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको, जैसा आपने कहा कि भूलने की प्रॉब्लम है, तो ये जो अल्जाइमर्स है ये एक्चुअली होता क्या है? देखिए सर, जब आदमी को एज बढ़ती है, ओल्ड एज में धीरे धीरे उसको चीज़ें याद रखने में दिक्कत होने लगती है और इसको याददाश्त के भूलने की समस्या कहते हैं। ये लगभग कुछ हद तक तो नॉर्मल एजिंग का भी हिस्सा होती है, लेकिन जब इससे सोशल, इकोनॉमिक यानी पैसे के हिसाब में दिक्कत होने लग जाए, रास्ते ही भूल जाएं या फिर अपना जो काम है, रूटीन का काम है, वही नहीं कर पाएँ, तो फिर इसको हम एक बीमारी का रूप कहते हैं और इसी को ही हम अल्जाइमर कहते हैं। छोटा मोटा भूलना, चीज़ रख के भूल जाना फिर वापस मिल जाना, उसको हम बीमारी नहीं कहेंगे। पर हाँ, दैनिक गतिविधियों में अगर उससे दिक्कत होने लग जाए तो फिर वो धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले सकते हैं। तो नॉर्मली जैसा आपने कहा कि भाई एक उम्र के बाद तो सबको होती है, अल्जाइमर ज्यादातर किस एज ग्रुप में देखा गया है? ज़्यादातर देखिए सर, 60 या 60 से ऊपर की जो एज ग्रुप है उसमें ये परेशानी धीरे धीरे सामने आती है और इसीलिए इनको ओल्ड एज की बीमारियां माना जाता है और इनको हम कहते हैं न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां, यानी जिसमें जो ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं और वो ब्रेन का आकार छोटा होने लगता है। सो जैसे आपने कहा कि ब्रेन का आकार छोटा होने लगता है, तो ये क्या एक नॉर्मल प्रोसेस है कि ब्रेन का आकार छोटा, मतलब हर व्यक्ति के, हर मनुष्य का ही ब्रेन का आकार छोटा होता है जैसे उसकी एज बढ़ती है? हाँ, पर उसकी गति बहुत धीमी होती है जी। अल्जाइमर जिनको होता है उनको वो गति तेज हो जाती है और उस वजह से उनका आकार उम्र से पहले ही धीरे धीरे वो छोटा होने लगता है और उनको भूलने की बीमारी, जैसे उदाहरण के तौर पे वो जैसे मार्केट जाएंगे, पैसे का हिसाब करेंगे तो या तो वो पैसे ज़्यादा दे के आ जाएंगे या वो जो चीज़ खरीदी है वही नहीं लेके आएंगे या फिर कुछ और, जैसे कोई बिजनेस, घर का रास्ता भूल जाएंगे या हाँ, घर से बाहर निकल गए, फिर वो वापस लौट के नहीं आएंगे, गुम हो जाएंगे। तो ये इसका मुख्य। अभी मेरे को आपको बात सुन के याद आया कि एक बहुत सीनियर डॉक्टर साहब थे कि वाज अबाउट 90, तो वो ज़्यादातर और उनको प्रैक्टिस छोड़े हुए 10 साल हो गए थे, मगर वो फिर भी जब वो 90 होते थे तो तैयार होकर और सुबह आ जाते थे और नीचे फिर ड्राइवर को ढूंढने लग जाते थे कि उनको हॉस्पिटल जाना था। तो शायद अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि उनको भी शायद अल्जाइमर्स जैसी चीज़ हो कोई। तो अल्जाइमर्स के अंदर क्या ये भी कोई वायरल डिजीज है या कुछ खाने की कमी के कारण, किस तरीके के लोगों में ज़्यादा ये बीमारी ज़्यादा किस तरीके के लोगों में हो जाती है? Exactly, या क्या कारण होता है इसका? सर, इसका कारण अभी नहीं पता लग पाया है, पर कुछ केस में फैमिली हिस्ट्री होती है, किसी किसी केस में बहुत लंबे समय से कोई नशा किया हुआ हो या फिर बहुत दवाइयाँ इस तरह की ली हों जो ड्रग एब्यूज़ किया हो, उन लोगों में जल्दी होने की संभावना रहती है। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कुछ अंडरग्राउंड वाटर में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और वो लोग लंबे टाइम तक पीते रहते हैं पानी, उन्हें पता नहीं होता। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं। बट हाँ, किसी फला व्यक्ति में क्यों हो गई, एक्स व्यक्ति को क्यों हो गई, उसका अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं। मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसके होने का? जेनेटिक, इन्वायरमेंटल, जेनेटिक, एक्सोजेन, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके फिर ये चीज। तो अगर कोई कारण बहुत ज्यादा, मतलब जिसको हम डॉक्टरी भाषा में इडियोपैथिक कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है या कारण हमें अभी तक पता नहीं है, अभी तक पता नहीं। सो मतलब अब फिर इसका डायग्नोसिस कैसे होता है जब कारण नहीं पता? तो डायग्नोसिस इसके लिए कोई टेस्ट है या सिर्फ अनुभव के रूप में ही, या पेशेंट को जो सिम्टम्स होते हैं उसी से ही आप लोग डायग्नोसिस करते हैं? सर, सबसे ज्यादा तो सिम्टम्स से ही पता लगता है। भाई वो बाहर चले जाते हैं, फिर गुम जाते हैं या फिर
घर पे कोई मिलने आता है तो उससे भी वो कुछ बात बस एक दो शब्द करके, पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले एकदम अच्छे से बात करते थे। या वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम नहीं जाके कहीं और ही चले जाते हैं, पैसे रख के भूल जाते हैं। या जैसे फीमेल्स होती हैं किचन में दूध रख के फिर वो दूध जल ही जाता है, पहले तो खाना बना लेती थी। तो इस तरह की हिस्ट्री तो मिलती है जिसमें भूलने वाली समस्या हमें, तो उसमें फिर संदेह के आधार पर फिर हम आगे टेस्ट करते हैं। तो उसमें कुछ रिवर्सिबल जो टेस्ट जिनको हम कहते हैं भूलने की बीमारी के कुछ कारण होते हैं जिन्हें हम ठीक भी कर सकते हैं, जिसमें थायराइड और विटामिन B12 मुख्य रूप से होते हैं, वो हम ज़रूर करवाते हैं। अगर उनमें कुछ समस्या आती है तो पहले उसको ठीक करते हैं, अगर वो भी नॉर्मल आते हैं तो फिर आगे MRI या CT स्कैन। MRI थोड़ा बेहतर होता है तो उसमें वो ब्रेन की जो साइज़ है वो सिकुड़ा हुआ मिलता है। ओके। उसके आगे भी कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं पेट वगैरह, लेकिन उनके आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादातर ब्लड टेस्ट से और MI से और सिम्टम्स के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति को अल्जाइमर्स है कि नहीं। एक चीज ये डॉक्टर विपिन, जब सिम्टम्स पता चल गए, जांच पता चल गई, तो इसका इलाज क्या, मतलब ये लाइलाज है, इलाज है, लिमिटेड इलाज है, क्या हो सकता है इसका? सर इसमें मैं कहूँगा सर कि अभी तक तो लिमिटेड इलाज ही है, क्योंकि ये जो न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां हैं जिनमें सेल्स छोटी होने लग जाती हैं, चाहे अल्जाइमर्स हम कहें या पार्किंसन कहें, तो ये इस तरह की बीमारियां हैं कि इनका अभी तो कोई ख़ास कामयाब इलाज तो नहीं आ पाया है। पर हाँ, पिछले साल 2 साल से कुछ एक जो हम कहें पिछले 50 साल से कोई दवा थी नहीं खास, सिर्फ 1 या 2 टैबलेट ही थी। तो पर अभी 2 साल से कुछ ऐसी इंजेक्शंस आए हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो हालांकि अभी भारत में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन और जल्दी आपको लगता है ऐसा कि कुछ ना कुछ बाहर काफ़ी उपलब्ध हैं। तो उनमें अच्छा उनका वो जो एंटीबॉडीज़ हैं, पहले तो एक ही थी, अभी एटलीस्ट 3 to 4 एंटीबॉडीज़ ड्रग्स आई हैं, तो उनमें काफ़ी अगर अर्ली स्टेज में उसको हम लगाएं तो आगे काफ़ी हद तक इसको रोका भी जा सकता है। तो जैसे एक चीज़ ये कह रहा था मैं कि हमने ये देखा कि मेंटली ये चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, बट क्या ये लोग ज्यादातर फिजिकली फिट होते हैं या फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम होती है उनमें? नहीं, फिजिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर, फिजिकली तो वो बिल्कुल फिट रहते हैं, शरीर भी ठीक रहता है। अगर कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो बिल्कुल आप देख के तो बता नहीं पाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम भी है। पुरानी चीज़ें भी उनको याद रहती हैं, जो पुरानी बचपन जो सबसे लास्ट जो मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज तो सबसे लास्ट में ही जाती हैं, वो पहले शुरू की रीसेंट चीजें वो भूल। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिफेक्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो काफी बात तक रहती है, काफी बात तक रहती है। तो मतलब अगर जैसे सपोज कोई दर्शक है जो कि जिसका कि ऐसा लगता है कि जिसके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या ऐसी चीज देखे, क्योंकि एक उम्र के बाद तो सबके जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं चीजों को भूलेंगे ही भूलेंगे। सो वो ये चीज देखे कि यार ये हो रही है, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है तो शायद ये अल्जाइमर्स हो सकती है। सो व्हाट इज दैट थिंग, मतलब कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सर, उसमें 2-3 चीजें हैं। जैसे फीमेल्स में तो किचन का जो काम होता है, तो सब्जी में कभी नमक ज्यादा हो गया या डालना ही भूल गए, बिल्कुल जो वो एरर्स तो बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे कि भाई पहले तो ठीक था, अभी ये क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा तो उनमें सामने आ जाता है। जो मेल्स हैं उनमें जो पैसे का हिसाब है, मार्केट में जाएंगे तो वो पैसे के हिसाब में सबसे पहले दिक्कत नज़र आएगी। मुख्य हम ये। तीसरा, जैसे कोई चीज़ रख के भूल गए, वो तो कोई भी भूल सकते हैं, लेकिन हाँ फिर वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। अल्जाइमर्स के डिजीज़ में फिर वो भूल गए तो भूल ही गए, पैसे की भाई भूल गए, ढूंढ रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। ओके। तो इस तरह का ये मोटा एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि अगर पैसों के हिसाब में, फाइनेंसेस के हिसाब में या खाना बनाने में, कॉमन चीज़ों में जल्दी एरर्स हो रही हैं, उनमें कमियाँ निकल रही हैं, तो फिर हमें एक बार संदेह करके एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। क्यों ये इम्पोर्टेंट है कि समय पे एटलीस्ट सलाह मिल जाए, क्योंकि इलाज तो बहुत ज़्यादा आपने बताया कुछ है नहीं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन हेल्प दीज पेशेंट्स, मतलब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, परिवार के रूप में क्या कर सकते हैं, या डॉक्टरी रूप में आप क्या कर सकते हो ताकि ये बीमारी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, इनकैपेसिटेटिंग नहीं हो, और घर वाले क्या कर सकते हैं कि वो लोग कंफर्टेबल हो? हाँ, इसमें सर जो एक कॉमन जो एक रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे बीपी का ध्यान रखना, शुगर का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, फिजिकली एक्टिव रहना, और किताबें पढ़ते रहना, दिमागी रूप से एक्टिव रहना, बातचीत करना, अखबार पढ़ना या कुछ पहेलियाँ वगैरह जो भी हैं, तो वो करते रहेंगे तो इसकी स्पीड को थोड़ा हम कम कर सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बहुत कामयाब दवा तो नहीं है अभी,
लेकिन हाँ इस तरीके से इन कॉमन चीज़ों से हम कर सकते हैं। दूसरा, फैमिली को पहले से थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा इन सब चीज़ों में हमें दिक्कत आएगी, तो वो मेंटली तैयार थोड़ा रह सकते हैं कि हाँ भाई धीरे धीरे तो ये चीज़ें बढ़नी है और केयर गिवर बर्डन भी हमारा बढ़ेगा, तो वो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा पहले से वो तैयार रह सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ, और एक्टिव रहें तो कुछ हद तक हम थोड़ा सा कुछ सालों के लिए तो रोक भी सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इन द एंड शायद इसको कंक्लूड करूंगा तो मैं यही कहूँगा कि एक समय बाद जो माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा करा है, शायद उनको भी जैसे वो हमारे साथ खेलते थे जब हम बचपन में थे, या वो हमें घुमाने के लिए लेके जाते थे, खाने पीने का, सेफ्टी का, बाकी चीज़ों का ध्यान रखते थे, अब हमें भी अपने पेरेंट्स का खाने पीने का, सेफ्टी का, घुमाने का, एंटरटेन रखने का ध्यान रखना है। बिकॉज जैसा डॉक्टर विपिन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो भूलने वाली बीमारी है अल्जाइमर्स, जो कि एक दिन ज़्यादातर सभी को होनी है, वो और बहुत जल्दी आएगी और लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट एज वेल एज द केयर गिवर। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विपिन, मेडिसिन एंड मास्क के दर्शकों की तरफ से थैंक यू।